हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में किसने नेतृत्व किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खान बहादुर खान ने। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजों ने 2000 विद्रोही सिपाहियों का नरसंहार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर बाग लखनऊ। 1857 में सिकंदर बाग लखनऊ में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजों ने 2000 विद्रोहियों का नरसंहार किया था। भारतीय विद्रोह के दौरान सिकंदर बाग का इस्तेमाल लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी की घेराबंदी के दौरान सिपाही विद्रोहियों के कई गढ़ों में से एक के रूप में किया गया। यहाँ घिरे हुए रेजिडेंसी को राहत देने के लिए कमांडर इन चीफ कैंपबेल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। मार्च 1858 तक उन्होंने लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। लखनऊ में कैंपबेल के पूर्व आउटरम ने विद्रोह का दमन किया था। कैंपबेल के आने के बाद विद्रोही कमजोर पड़ गए और बेगम हजरत महल को लखनऊ छोड़ना पड़ा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा लखनऊ पुनः अधिकार में कब लिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्च 1858 को। अगला प्रश्न है, 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है लखनऊ में विद्रोह, दूसरा है बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र के नेतृत्व का आश्वासन, तीसरा है मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह और चौथा है झांसी की रानी की मृत्यु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। 1857 की क्रांति कालखंड के अनुसार सर्वप्रथम बहादुर शाह के नेतृत्व का आश्वासन 11 मई 1857 को मिला। इसके पश्चात मई 1857 में मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह, उसके पश्चात बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह और 18 जून 1857 को झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेज किसानों के रक्षक थे। ये सही नहीं है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत से अंग्रेज किसानों के रक्षक नहीं थे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत होने के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा कलकत्ता को मान्यता देने से इनकार करना था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए अवध और अन्य राज्यों के अधिग्रहण से अनेक रियासतों में गहरा असंतोष उत्पन्न था। भारतीयों के मन में यह धारणा बन गई कि
अंग्रेज भारतीय समाज द्वारा पोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं। इसमें प्रमुख नेताओं में रानी लक्ष्मीबाई, शाहमल, मौलवी अहमदुल्ला, लियाकत अली, कुंवर सिंह आदि शामिल थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही 1857 से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले मौलवी के नाम का उल्लेख करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले मौलवी का नाम मौलवी अहमदुल्ला शाह था। इन्होंने 1856 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह करने के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। वे पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे। इसीलिए उन्हें लोग बाग डंका शाह के नाम से पुकारते थे। बहुत से मुस्लिम उन्हें पैगंबर मानते थे। उन्होंने फैज़ाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने 30 जून 1857 को चिनहट के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में चिनहट युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 जून 1857 को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर कब्जे के बाद 1857 के विद्रोह से पहले धार्मिक नेताओं और स्वयं घोषित मसीहों ने ब्रिटिश शासन के विनाश का प्रचार किस तरह से किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवध। 1857 के विद्रोह से पहले अंग्रेजों द्वारा लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद करने का अलख जगा रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोही था जिसने अपने इलाके यानी देश 84 के किसानों को लामबंद कर एक अंग्रेज अफसर के बंगले को हॉल ऑफ जस्टिस में परिवर्तित कर दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहमल। शाहमल 1857 का विद्रोही था। उसने अपने इलाके अर्थात देश 84 देश मेरठ जिला उत्तर प्रदेश के मुखियाओं तथा किसानों को अंग्रेजों के विरुद्ध लामबंद किया। यह कार्य उन्होंने रात में गांव-गांव घूमकर किया था। शाहमल ने एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले को हॉल ऑफ जस्टिस में परिवर्तित कर दिया था। शाहमल ने गुप्तचरी का अनोखा नेटवर्क स्थापित किया था। जुलाई 1857 में वह युद्ध करते हुए शहीद हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 84 देश के मुखियाओं तथा काश्तकारों को संगठित किया तथा रात को गांव-गांव घूमकर लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शाहमल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का वह कौन सा नेता था जिसने मेरठ के आसपास किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ भाग लेने के लिए लामबंद किया तथा जुलाई 1857 में युद्ध के दौरान मारा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहमल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के नियंत्रण के अधीन नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद निज़ाम। 1857 में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के दौरान अर्काट, बनारस व सिंध अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, जबकि हैदराबाद का निज़ाम एक स्वतंत्र राज्य था। यद्यपि निज़ाम अंग्रेजों से सहायक संधि द्वारा एक सहयोगी राज्य में परिणत हो चुका था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह के लिए प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के लिए इस वाक्य का प्रयोग पहली बार किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर ने।
अगला प्रश्न है, आजमगढ़ घोषणा के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह महारानी की घोषणा का प्रत्युत्तर था। ये सही नहीं है। 5 विभिन्न भागों में समाज के अलग अलग समुदायों से अपील की गई, ये सही है। इश्तिहार के तौर पर इसको 25 अगस्त 1857 को जारी किया गया, ये भी सही है। और इसे बहादुर शाह ने नाम से जारी किया गया, ये भी सही है। महारानी की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की गई थी, जबकि आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857 को जारी किया गया था। अतः आजमगढ़ घोषणा महारानी की घोषणा का प्रत्युत्तर नहीं था। आजमगढ़ घोषणा को बहादुर शाह के नाम से जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न समुदायों से अपील की गई थी। अगला प्रश्न है, अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1856 में। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में लिखा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आके गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया। 1856 में अवध के अधिग्रहण के बाद अधिकांश इलाकों तथा रियासतों में गहरा असंतोष फैल गया। उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत से नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया। 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व नीति लागू कर दी गई तथा तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया और उनके किलों को नष्ट कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान अवध क्षेत्र के तालुकदारों तथा किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसीलिए उन्होंने लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल का साथ दिया और अवध के राजा के रूप में बिरजिस कादिर को ताज पहनाया। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोहियों द्वारा अवध के राजा के रूप में किसे ताज पहनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिरजिस कद्र या कादिर। अगला प्रश्न है, 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस बहाने से अवध क्षेत्र पर कब्जा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुशासन द्वारा। अगला प्रश्न है, अवध का कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने डैश को निरस्त्र किया और उनके सभी किलों को नष्ट कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तालुकदारों के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि ये चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अवध। अगला प्रश्न है, 1851 में अवध को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से दबाया था, क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्रोह कुछ प्रमुख केंद्रों जैसे दिल्ली या लखनऊ तक ही केंद्रित था और नेता व्यापक क्षेत्रों को एकजुट करने में असफल रहे। वे केवल कुछ और कम शक्तिशाली शासकों के साथ ही गठबंधन बना पाए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंततः 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रही, क्योंकि विद्रोह कुछ प्रमुख केंद्रों जैसे दिल्ली, लखनऊ, जगदीशपुर, झांसी आदि क्षेत्रों तक ही सीमित था। विद्रोह से जुड़े नेताओं ने देश के सभी वर्गों को एकजुट नहीं कर पाए और वे कुछ क्षेत्रों तथा कम शक्तिशाली शासकों के साथ ही गठबंधन बना पाए थे। जहां एक तरफ विद्रोहियों में एकता एवं सही योजना की कमी थी, वहीं अंग्रेजों के समान कुशल नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों की कमी थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं ने पूरे भारत में गठबंधन स्थापित किया था। ये सही नहीं है। यह उत्तर और मध्य भारत में काफ़ी भागों में फैल गया था। ये सही है। विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं ने मुगल शासन के प्रारूप का आह्वान किया था और विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं ने कंपनी की सेना और प्रशासन के तंत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ये सही है। अगला प्रश्न है, क्लेमेंसी रिजोल्यूशन कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 31 जुलाई 1857 को। क्लेमेंसी रिजोल्यूशन, जिसे क्षमादान भी कहा जाता है, जिसे 31 जुलाई 1857 ईस्वी के प्रस्ताव द्वारा लाया गया, जो उन रेजिमेंटों के सिपाहियों के बीच अंतर करता था जिन्होंने विद्रोह करके अपने अधिकारियों और यूरोपीय नागरिकों को मार डाला। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रेस द्वारा निम्नलिखित में से क्षमादान की पैरवी करने वाले किस गवर्नर जनरल का मजाक उड़ाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। प्रतिरोध एवं सबक सिखाने वाले चित्रों के साथ साथ ऐसे अंग्रेज का व्यंग्य चित्र द्वारा मजाक भी उड़ाया गया जो करुणा और दया का सहारा लेना चाहते थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने सुझाव दिया था कि यदि थोड़ी नरमी अपनाई जाए तो हम भारतीय सिपाहियों की हमदर्दी हासिल कर सकते हैं। इस तारतम्य में हास्यपरक व्यंग्य की वायसराय लॉर्ड कैनिंग का एक व्यंग्य चित्र छापा। इस चित्र में लॉर्ड कैनिंग का मजाक उड़ाया गया। इस कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया। अगला प्रश्न है, किस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने भारतीय शासकों के योगदान के संबंध में यह टिप्पणी की थी कि ऐसे शासक एवं शासन प्रमुखों ने तूफान के ब्रेक वाटर के रूप में कार्य किया जो अन्यथा हमें एक बड़ी लहर में बहा ले गया होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह में भारतीय रजवाड़ों, महाजनों, समृद्ध भारतीयों आदि के द्वारा अंग्रेजों को किए गए सहयोग के संदर्भ में यह कहा था कि ऐसे शासकों ने तूफान में बांध के रूप में कार्य किया, अन्यथा हमें एक बड़ी लहर बहा ले जाती। भारत में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी से मानी जाती है, जब विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को शासक घोषित कर दिया। इसी प्रकार वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 5 जुलाई 1858 ईस्वी को विद्रोह का दमन कर भारत में शांति बहाल की घोषणा की। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने कब 1857 के विद्रोह का दमन कर भारत में शांति बहाल करने की स्वघोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 जुलाई 1858। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से पहले किसानों ने दमन करने वालों और अंग्रेजों के सहयोगियों के रूप में किसे माना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाजनों, धन उधारदाताओं और समृद्ध भारतीयों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 64 औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।